अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में इमरान खान से मुलाकात के मामले पर डेडलॉक बढ़ता जा रहा था। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी कह रही थी कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर ना ही तहरीरी मुतालबात देंगे और ना ही मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में बैठेंगे, लेकिन आज एक और दिन गुजर गया मगर इमरान खान से उनकी मुज़ाकराती कमेटी को मिलने नहीं दिया गया। इस मामले पर अब हुकूमती मौक़िफ़ भी तज़ाद का शिकार नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि स्पीकर के बैरून मुल्क होने की वजह से मुलाकात में ताख़ीर हुई है, जबकि खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। इमरान खान से मुलाकात करवाना ना मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस डेडलॉक पर हुकूमत ये तासुर भी दे रही है कि इमरान खान की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मुज़ाकरात का माहौल ख़राब हुआ है, जिसमें इमरान खान ने फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था, मगर आज खुद इमरान खान मुज़ाकराती अमल के हवाले से मज़ीद एक कदम पीछे हट गए हैं और उन्होंने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को हिदायत कर दी है कि मुज़ाकराती अमल में तातुल से बचने के लिए मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में बैठ जाएं और मुतालबात को तहरीरी शक्ल में पेश कर दें। लेकिन इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर अगली नशिस्त में 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने रियायत दी है कि इस दफ़ा मुलाकात के बगैर ही मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में बैठ जाएं और मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश कर दें। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। दूसरी जानिब PTI की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर आज वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने जवाब पेश किया कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक किसी एमरजेंसी की वजह से बैरून मुल्क गए हुए हैं, इसी वजह से मुलाकात में ताख़ीर हुई है। जैसे ही वो वापस आते हैं तो मुलाकात हो जाएगी। मुज़ाकराती जो टीम है उसको जो चेयर करते हैं हमारे स्पीकर या सादिक साहब, उन्हें किसी एमरजेंसी में जो है वो बैरून मुल्क जाना पड़ा, तो उस वजह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसमें वो डिले आया है। वो जैसे ही वापस तशरीफ लाते हैं तो इनकी दूसरी मुलाकात वो जो चाहते हैं वो भी हो जाएगी और उसके बाद उनसे तवक्को तो हमारी ये है कि वो एक संजीदा तरीके से जो है वो अपने मुतालबात को लेके आएंगे। लेकिन उनके बयानात से लगता ये है और ख़ास तौर पर जो बानी PTI ने एक दिन पहले वो जो गुफ्तगू फरमाई है या उनके ट्विटर से जो ट्वीट किया गया है, उससे लगता तो ये है कि मुश्किल ही है कि वो कोई सीधी बात करें। दिलचस्प बात यह है कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि स्पीकर अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने की वजह से मुलाकात में ताख़ीर हुई है, लेकिन आज खुद अयाज सादिक का इसके बरक्स बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने लोगों को जवाब दिया है जो इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के हवाले से उन पर तनकीद कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। इमरान खान से मुलाकात करवाना ना मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी है। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। यानी खुद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आ रहा है। ताहम आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की मुतनाज़ पोस्ट का हवाला भी दिया, जबकि कल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की पोस्ट के बाद मुज़ाकरात ला हासिल एक्सरसाइज बन चुके हैं और कल रात को ही खुद राना सनाउल्लाह ने भी ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ की तायद कर दी थी। ये मामला जो है अब ज्यादातर टीवी पे डिस्कस हो रहा है, अदरवाइज तो इसका जो डिस्कशन जो है वो तो हॉल्ट हुई है। जो कल मानी PTI से मंसूब इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं, आसिफ साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त उनकी असेसमेंट है। इस लेवल के ऊपर ये जो बात उन्होंने की है ये काफ़ी अरसे बाद की है और ऐसी ही की है कि शायद उनको या तो मुज़ाकरात से कोई तवक्को नहीं है या फिर वो चाहते नहीं है कि मुज़ाकरात हो। सिर्फ यही नहीं, खुद PTI के रहनुमा और MNA शेर अफजल मरवत ने भी तस्लीम किया है कि इमरान खान की हालिया पोस्ट की वजह से मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हुए हैं। कुछ लोग नाराज़ हुए होंगे, इसलिए वो रोड़े अटका रहे होंगे। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में मोहसिन नकवी शामिल होते तो मुलाकात में मसाइल पेश न आते।
मुलाकात में इल्तिवा शायद खान साहब के गुज़िश्ता 2 अयाम में जो ट्वीट्स आए हैं वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि खान साहब हस्बे मामूल उसी रिवायती जारहाना अंदाज में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट जो है इस तरह चलाएंगे। और मेरा ख्याल है कि चूंकि यहाँ हुकूमत ने जब ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई तो उसमें इल्म नहीं है कि क्यों मोहसिन नकवी साहब को शामिल नहीं किया। अगर वो इसमें होते तो शायद ये मुलाकात के मसले मसाइल इतने तवील न होते। दूसरी बात यह है कि हुकूमत शायद चाहती भी है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी जाए और मिल ले, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जो शायद एनाइड फील कर रहे होंगे और उन्होंने जो है थोड़ा सा ये रोड़ा अटकाया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी, मगर पहले बात करते हैं पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा से। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद साहब, ज़ाहिर आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा है कि लिख कर दे दें, मुझसे मुलाकात किए बगैर मिल लें, मगर साथ में ये कह दिया है कि अगर अगली मुलाकात में कमीशन नहीं बनता तो उसके बाद मुलाकात नहीं होगी। तो क्या समझा जाए, बस अब ये फाइनल मीटिंग है अगली जो होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर, वगरना हमारा जो मौक़िफ़ था आपको पता है, कल रात तक तो हमने बाकायदा ऑफिशियली मुज़ाकराती कमेटी ने भी, हम तमाम लोगों ने डेडलॉक अनाउंस कर दिया था चूँकि हुकूमत अपनी कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं कर सकी। लेकिन जब इमरान खान साहब को आज तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया तो उनका पैगाम हमें कम्युनिकेट हुआ, हम तक पहुँचा और उस पैगाम की रोशनी में ये कहा गया कि आप दोनों मुतालबात लिख के दे दें। लेकिन इन रिटर्न हम हुकूमत से भी ये कहेंगे, चूँकि दूसरी मीटिंग के अंदर हुकूमत ने यह कहा था, जब हमारी तरफ से पूछा गया था कि आपकी भी कोई डिमांड्स हैं, जो कि हमने पहली मीटिंग में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको दूसरी मीटिंग में बताएंगे। दूसरी मीटिंग में ये कहा गया कि कोई डिमांड्स नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि हुकूमत भी अब लिख के दे कि हुकूमत की कोई डिमांड्स नहीं है और हम अपनी डिमांड्स लिख के दे देंगे। और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बग़ैर ये तीसरी मीटिंग मुज़ाकराती कमेटी की हो जाती है और उस तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे नहीं बनता तो फिर उसके बाद शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। जी, मतलब क्योंकि डेडलाइन आपकी तरफ से 31 जनवरी की थी, तो अब ये नई डेडलाइन है कि जो भी अगली मीटिंग होगी, अब चाहे वो कल हो, परसों हो, अगले हफ्ते हो, वो डेडलाइन मीटिंग है। फिर अभी मेरा ख्याल है कल और परसों तो हो नहीं सकती जी, क्योंकि स्पीकर नेशनल असम्बली मुल्क से बाहर हैं और वो ने 2-3 दिन लग जाने हैं पाकिस्तान में वापस आते हुए, और ज़ाहिर है वही फैसिलिटेट करते हैं हर 2 फ्रीकैन को, तो उनके आने पर ही मीटिंग होगी। ये डेडलाइन की नौबत क्यों आई जी? सवाल ये है शाहजेब साहब, हमारी तरफ से 31 जनवरी की ही बात की गई थी, लेकिन जब पहली मरतबा भी कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकी, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई जा सकी, और जब दूसरी मीटिंग में ये बात कही गई और गारंटी किया गया कि आपकी मुलाकात 2-3 दिन में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी, लेकिन 5 से 6 दिन गुजरने के बावजूद नहीं हो सकी, तो सर हम इसे बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। कम से कम अगली अगर मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग 2-3-4 दिन बाद जब भी होती है, तो उसके बाद जो पहला मुतालबा है जुडिशल कमीशन का 9 मई और 26 का, वो अगर पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद 10-12 दिन और बच जाएंगे कि हम दूसरा जो मुतालबा है उसके ऊपर भी बात कर सकें। लेकिन अगर हम कमेटी खेलना नहीं चाहते जी, हम मीटिंग खेलना नहीं चाहते, हम अमली इक़दामात चाहते हैं हुकूमत की तरफ से, और उसका मेरा ख्याल है हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बची। और मेरा शायद अगर इमरान खान साहब का पैगाम हमें आज कम्युनिकेट ना होता तो मुज़ाकराती कमेटी ख़ुद ही आज या कल तक आपस में मुशावरत करने के बाद कॉल ऑफ कर देती इन चीज़ों को। लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से एक मज़ीद पॉजिटिव जस्चर दिया गया है, और अब उसके बाद हम तहरीरी तौर पर मुतालबात भी दे देंगे। और अगर एक मीटिंग खान साहब से मुलाकात के बगैर, जो कि वैसे मैं पर्सनली उसके हक़ में नहीं हूँ, चूँकि हमारी मुलाकात अभी होनी है मुज़ाकराती कमेटी की, हमने आपस में बैठना है, हमें चंद घंटे पहले वो मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हम इंशाल्लाह फ़ैसला करेंगे। और अगर वो मीटिंग उन हालात में हुई कि खान साहब से मुलाकात के बगैर, तो फिर हमारी वो जुडिशल कमीशन के हवाला से शायद फाइनल मीटिंग ही होगी। जी मतलब ज़रा हुकूमत ने आपसे कमिट किया था और कमिट करके एलामे में भी इस बात को लिखा गया था कि इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा, मगर नहीं हुई। अब हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर कुछ मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने स्पीकर साहब पे डाला, स्पीकर साहब ने कहा भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से मुलाकात कराना, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता, जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। तो आप चाहेंगे फौरी हो या आप उनकी वापसी का इंतजार करेंगे?
नहीं देखिए जी, ये लास्ट टाइम ये डिसाइड हुआ था। स्पीकर साहब का बयान इस हद तक बिल्कुल सही है। उन्होंने लास्ट टाइम भी ये कहा था और मीटिंग में भी ये बात फाइनलाइज हुई थी कि जो ही इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी तो वेरी नेक्स्ट डे मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो जाएगी। इसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफिक थे। अब भी अगर मकसद है हुकूमत चाहती है तो वो रब्ता कर ले स्पीकर साहब से, चूँकि हमारा डायरेक्ट रब्ता हुकूमत के साथ नहीं है जी। हमारा रब्ता है स्पीकर साहब के साथ और हमारी तरफ से भी दो अफराद जो कमेटी के सरबराह हैं, उमर अयूब साहब और दूसरा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, उनके ज़रिए कम्युनिकेट होता है स्पीकर या सादिक साहब के साथ। तो अगर कोई ऐसा मैसेज आएगा तो इंशाल्लाह हम कम्युनिकेट कर लेंगे जी। वैसे जब आपकी गुज़िश्ता मीटिंग हुई तो ज़ाहिर दोनों तरफ से अच्छी बात कही गई कि जी अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, अब बात आगे बढ़ेगी। हुकूमत की तरफ से कमिटमेंट नहीं पूरी की जा सकी, हालांकि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा मंडे को मुलाकात हो जाएगी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ट्यूसडे को मुलाकात हो जाएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुजर गया, मुलाकात नहीं हो सकी। आपने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में इतवार को कहा कि अब लग रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी भी ईमा पर ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनके पास मैंडेट है। अब आपको लग रहा है कि मैंडेट है कि जब हुकूमती वज़रा बार बार कह रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी के लोग बार बार कह रहे हैं मगर मुलाकात नहीं हो रही? देखिए शाहजेब साहब, ये ना सिर्फ मैंने कहा बल्कि ये हुकूमती कमेटी के चंद अरकान जिनमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको ऑन बोर्ड करने के बाद ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और हमारी अपनी गट फीलिंग भी ये है कि अगर ताकतवर हल्कों की आशीर्वाद ना होती या वो ऑन बोर्ड ना होते तो शायद ये मुज़ाकरात स्टार्ट ही ना हो पाते। तो हम अभी भी ये समझते हैं कि वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड हैं। अब बाकी सारी चीज़ें हमने तो खुल के रख दी हैं जी, अब देखें उनका क्या फ़ैसला आता है इसके ऊपर। अगर ऑन बोर्ड हैं तो ये मुलाकात का ना होना, हुकूमती वज़रा की तरफ से ज़रूर इशारा दिया गया कि इमरान खान साहब ने पोस्ट की जिसमें ज़ाहिर अस्करी क़यादत के ऊपर भी बराह रास्त तनकीद थी। फिर शरीफ मरवत साहब ने भी कहा कि शायद इसकी वजह से ये हो रहा है, अब क्योंकि बड़ा मसालेहाना माहौल नज़र आ रहा था मुज़ाकराती कमेटी का दोनों तरफ से। क्या इससे फ़र्क पड़ा फिर? नहीं सर, शाहजेब साहब मेरा इसके अंदर टेक टोटली डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ, देखिए जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया जब मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो मुज़ाकरात के बाद एक DGISPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उसके बाद फिर DGISPR लाहौर भी गए, लाहौर में जाके उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और वहाँ पर फिर उन्होंने जो वो गुफ्तगू फरमाते होते हैं उन्होंने वो सारी गुफ्तगू की। तो अगर आप मुज़ाकरात के माहौल के अंदर गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहते हैं तो वो गुफ्तगू हर दो फ़रीक़ैन की तरफ से होती है, एक फ़रीक़ की तरफ से नहीं होती। मैं ये समझता हूँ जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी कि शायद वो जो बगिंग डिवाइसेस सुनने वाले लोग हैं वो कोई हमें ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करना चाहते, या पता नहीं उसको अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से डिले हो रही है। अदरवाइज़ मुझे ये जो खान साहब का बयान है इसकी वजह से ये मुलाकात डिले होना मैं ऐसा नहीं समझता। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जी। और आपको ये लगता है, क्योंकि आपने कहा था कि आपको नज़र आ रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, इमरान खान साहब आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं, अचानक जो माहौल बदला है उसके बाद भी आप इतने ही पॉजिटिव हैं? मैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ जी। मैं आज भी अपनी उस बात के ऊपर कायम हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब आ रहे हैं जी। और ये कैसे होगा मुमकिन, अगर आप मुज़ाकरात का के ज़रिए देख रहे हैं कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, पहले आपके ये दो मुतालबात माने जाएंगे फिर बात आगे बढ़ेगी, ये कैसे होगा ये? नहीं जी, हर दो सूरतों के अंदर मुज़ाकरात कामयाब हों या मुज़ाकरात नाकाम हों, मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ना तो कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर डिमांड कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि आप जेलों के दरवाजे खोल दें। हम साफ बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, और उन्होंने भी खान साहब ने हमें यही डायरेक्शन दी थी कि इमरान खान साहब और तमाम जो असीर कैदी हैं वो अदालती आइनी कानूनी जंग लड़ के अदालतों से ही सुरखरू होकर बाहर आएंगे। हम सिर्फ उसमें प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह चाह रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, कि मज़ीद बोगस केसेस दायर नहीं किए जाएंगे। मज़ीद बोगस केसों में इन्वॉल्व करके तो जो असीरान हैं उनकी बेल को अपोज नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, स्टिल आई बिलीव कि चूँकि तमाम केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी हैं उसके अंदर अब एक केस रह गया, बाकी तो तमाम केसों में खान साहब की ज़मानत हो चुकी है। अब वो को पता नहीं अप टाउन था या डाउन टाउन था या न्यू टाउन था, वो जब खान साहब की तमाम मुकदमात में ज़मानत होगी और शाम को रोबकार जारी होनी थी तो वो शायद न्यू टाउन की किसी FIR के अंदर
उनको इन्वॉल्व करके तो दोबारा रिमांड और फिर जुडिशल कर दिया गया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 200-250 FIRs के बाद जब तमाम FIRs में रिलीफ मिल गया है तो आप ज़्यादा अरसा तक खान साहब को अंदर रख सकेंगे। तो मैं मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात की नाकामी हर दो सूरतों के अंदर मैं खान साहब को बाहर आता देख रहा हूँ जी। साहब अब ज़रा आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन और ये मुज़ाकरात में भी ये बात आई कि जो ज़मानतें हैं उसमें हाइल ना हो और फिर नई गिरफ्तारियां ना डाल दी जाए। मसला ये है कि फिर उमर अयूब साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि एजेंसियों के लोग वहाँ पर बैठे होते हैं जो सारे के सारे अमल को कंट्रोल करते हैं, ज़मानतों और इस सारे मामलात को। अब ये इस बात इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक है। इमरान खान साहब जब बराह रास्त तनकीद कर रहे होंगे उसके बावजूद आपको लगता है कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं रोका नहीं जा सकता इमरान खान साहब की रिहाई को? जी बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि नहीं रोका जा सकेगा जी, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे जी। और साहब बहुत शुक्रिया, साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत पर सवाल भी उठा रहे थे। हमारे साथ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीकी साहब ये बात तो सच है, कमिटमेंट आप लोगों की तरफ से दी गई, उस कमिटमेंट के बाद बात एलामी में भी लिखी गई। आपने कहा पीर के लिए, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मंगल के लिए मुलाकात हो नहीं सकी। क्या हुकूमत भी खुद एम्बैरस नहीं हो रही है सारी की सारी सिचुएशन में कि कहा तो था कि मैंडेट है हमारे पास बट नज़र कहीं नहीं आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब हमने अपनी एक कमिटमेंट दे दी थी PTI को कि आपकी मुलाकात कराएंगे हम या उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन कमेटी का जो किरदार होता है वो यही होता है कि अपनी जो रिकमेंडेशन है या राय है वो मुतल्लका इदारे यानी वजारत दाखिला तक पहुंचा देगी, और ये फैसिलिटेशन का सारा काम जो है वो कमेटी या उसका कोई रुकन नहीं करता। ये ज़िम्मेदारी ली हुई है स्पीकर साहब ने, जो आजकल अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से मुल्क से बाहर हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि जो कमिटमेंट हम करते हैं वो उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, ताकि हम जो बात फिर उनसे करें कि आप कमिटमेंट पूरी करें तो हमारी बात के अंदर ज़्यादा वज़न हो। मेरी ज़ाती राय ये है। सब अब मामला ये हुआ कि ज़ाहिर आप ये कह रहे हैं कि ये राय है कि कमिटमेंट करें तो पूरी की जानी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि क्योंकि स्पीकर साहब बाहर इसलिए नहीं हो सकी, तो स्पीकर अयाज सादिक साहब का बयान सामने आ गया कि मुझ पर ना डाला जाए, मेरा काम नहीं है जेल में मुलाकात कराना, मेरा काम है मुज़ाकराती अमल को फैसिलिटेट करना, बाहर होते हुए भी करा दूंगा। तो फिर कौन है ये जो नहीं करने दे रहा है? देखिए, ये एक कंस्पायरेसी थ्योरीज़ में अगर आप चले जाएंगे तो फिर तो बात बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कराना भी चाहें मुलाकात, तो जो बहुत ढेर सारी शराइत उसके साथ नत्थी कर दी जाती हैं तो शायद उसमें मुश्किलात पेश आती हैं। आज देखिए, अली गौहर साहब मिले, जो कायम मकाम चेयरमैन हैं, उन्होंने आके एक मुस्तनद हवाले से एक बात कह दी। उसके बाद उमर अयूब साहब की बात भी सामने आ गई मुख्तलिफ चैनल से। तो एक बंदा खान साहब के पास जाके उनसे बात करके, मुलाकात करके, सूरत हाल से आगाह करके उनकी रहनुमाई लेने के लिए बहुत काफ़ी होता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम कमिटमेंट से फिर रहे हैं। हमारी आज भी, मैं अपनी ज़ाती राय पे कायम हूँ कि अब हमने कहा है तो उन्हें फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। अब वो 8 अरकान जाना चाहते हैं, चले जाना भी नहीं चाहते, वो 8 अरकान ये चाहते हैं कि जी हमारी मुलाकात उस तंग कमरे में नहीं होनी चाहिए जहाँ 3-4 को तो कुर्सियाँ मिलती हैं और बाकी 3 को खड़े रहना पड़ता है। चलें जी, ये भी हो गया। उसके बाद वो चाहते हैं जी कि हमारी मुलाकात ऐसी खुली जगह कराई जाए जहाँ ना कोई आँख पहुँचे, ना कोई कान पहुँचे, ना किसी को कोई भनक हो, ना कोई एहलकार हो, और जेल मैनुअल को उनकी मुलाकात के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। अब ये भी एक डिमांड उसके साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें इन चीज़ों को देखना होगा कि अब एक मुलाकात उनकी बड़ी जामे हो चुकी है। शाहजेब साहब, आप इसको जहन में रखिए कि ये मुलाकात का या मुज़ाकरात का जो अमल शुरू हुआ है, इसका जो इनिशिएटिव है वो ख़ुद लिया है PTI ने, और PTI ने कमेटी कायम की थी 5 दिसंबर को। अब अगर 5 दिसंबर की तारीख को आप जहन में रखें तो आज 40 दिन होने वाले हैं। तो क्या 5 दिसंबर से पहले उन्होंने क्यों नहीं अपना होमवर्क किया कि हमने क्या मुतालबात लेके जाने हैं? खान साहब से क्यों नहीं गाइडेंस ली? मगर अब सूरत हाल आगे ये बढ़ गई है कि आज इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझसे मिले बगैर आप मुज़ाकराती कमेटी से मिल लें, तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे दें, मगर ये जो अगली मुलाकात है
इसके बाद अगर जुडिशल कमीशन ना बना 9 मई और 26 नवंबर पर, तो फिर उससे अगली मुलाकात नहीं होगी। साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साहबजादा हामिदरजा साहब, उन्होंने भी कह दिया कि अगर 26 नवंबर और 9 मई पर अगली मुलाकात के बाद कमीशन बनेगा तो ही हमारे बाकी मुतालबात के लिए अगली मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, इसका एक पहलू तो ठीक है कि खान साहब ने जो कमिटमेंट उनकी कमेटी कर चुकी थी और जो तहरीर में आ चुके थे दोनों एलामियों के अंदर, उसकी लाज रखी है या उसकी तायद की है जी कि आप अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दें। लेकिन आप देखिएगा कि अगले मरहले तक, यानी तीसरी जो हमारी मीटिंग होनी है उसके आने तक शायद इस राय के अंदर भी कुछ नई चीज़ें, नई शाखें शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा है किसी चैनल पे कि वो कह रहे हैं जी कि हमने जो कुछ कह दिया है उसी को मिनट किया हुआ है, वही हमारे तहरीरी मुतालबात, एनी हो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगली बात जो वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता तो मुज़ाकरात ख़त्म। भाई, एक चीज़ होने के लिए तो आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं ना। आप जिस दिन कहेंगे उस दिन वो हरफ़े आखिर तो नहीं हो जाएगा ना, हमारे पास आएगी। आप 40 दिन से अपने मुतालबात की एक फ़हरिस्त तैयार कर रहे हैं, हमें कहते हैं कि आप चंद घंटों के अंदर अंदर जवाब दो वरना बात ख़त्म हो जाएगी। हम 40 दिन नहीं मांग रहे, हम तो उनकी 31 जुलाई तक की तारीख़ जो है उसके अंदर रह के उस पर गौर करेंगे। मुख्तलिफ जमातें हैं, अपनी एक राय बनाएंगी, वकला के पास जाएंगी, कमीशन बनाने या ना बनाने के हवाले से एक फ़ैसला होगा। तो खान साहब अगर इसको यूँ मशरूत कर देते हैं, जैसे हम ये कह दें जी कि अगर तीसरी मीटिंग में आप तहरीरी अपना मवाद लेके ना आए, दस्तावेज ना लेके आए, तो मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। इस तरह तो बात अगर नहीं बढ़ेगी। टाइम अगर उनको मिला है तो टाइम तो हुकूमत को भी मिला है ना, उन्होंने बहुत पहले से ही अपना मुतालबा सामने रखा हुआ है। आपको तहरीरी तौर पर चाहिए था, वो दे देंगे। तो आप भी मुशावरत के लिए आपको और कितना टाइम चाहिए कि इन दो चीज़ों पर कमीशन बन जाए? बाकी जो रिहाई के मामलात हैं, जमानतों के मामलात हैं, कि वो उस पर बाद में बात हो जाएगी। तो इसके लिए आप फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि हर फैसला, हमारे पास एक जमात नहीं है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, PMLQ है, Z है, और जमातें भी हैं। तो इन सारी जमातों को एक नतीजे पे पहुंचना है, एक कलेक्टिव हमने फैसला करना है। अब ये कहना जी कि हमने, अब आप उन्होंने ये बात तो कही है, बाहर आके कहते हैं। अभी मैं गुफ्तगू देख रहा था, आपके जो हामिद रज़ा साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम तो ये चाहते हैं कि जी वो फैसिलिटेशन हो, ज़मानतें हो जाएं, हम नहीं चाहते कि हुकूमत किसी आर्डर से उनको रिहा करे। लेकिन जो दोनों एलामिये हैं उनके अंदर जो डिमांड हमने रकम की है, उनके कहने पे उनके अल्फाज डाले हैं, वो ये हैं कि खान साहब और दीगर सियासी असीरों को रिहा किया जाए। ये मुतालबा हमसे किया गया। इसलिए जो बार बार हम दीवार से सर टकराते हैं कि लिख के दें कि आप जमानतों में सहूलत चाहते हैं, मगर उस इलामी में आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया और ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के उसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। वो अलग किया ना, वो अलग इशू है ना। जमानतों के इशू को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है रिहाई से। रिहाई अपनी जगह एक अलग मुतालबा है कि उनको रिहा करें। जिनकी ज़मानतें होनी हैं उनकी ज़मानतों की बात उन्होंने की है। तो ये दो अलग अलग मौज़ूआत है ना। अब हम रिहा करें तो वो कहते हैं जी कि अभी हामिद साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हम रिहाई ये नहीं चाहते हैं, हम तो अदालतों के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जी एक अदालत अगर हमारे हक़ में फ़ैसला दे देती है तो ये ना हो कि किसी दूसरे मुकदमे। ये अब तौजीहात हैं, तशरीहात हैं जो वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक दफ़ा वो अपने तहरीरी जो मुतालबात हैं हमारे सामने ले आएँ। कल इन्होंने 4 इनके जो बड़े सरकर्दा लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इलेक्शन की भी बात इन्होंने की कि जी इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने 26वीं तरमीम के किस्से को फिर से छेड़ा है। तो एक दफ़ा मगर कहना चाहते हैं मुज़ाकरात के एजेंडे में तो ये चीज़ें नहीं। मगर मुझे साथ में भी बता दें, ये भी कहा रज़ा साहब ने कि अगर ये हमसे अब कह रहे हैं कि लिख के दें, तो इन्होंने हमसे अपनी दूसरी मीटिंग में कहा था कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है, गवर्नमेंट की कोई डिमांड नहीं है। तो हम भी इनसे कहेंगे कि लिख के दें कि हुकूमत की कोई डिमांड नहीं है। तो आप भी लिख के देंगे कि कोई डिमांड नहीं है? देखें, अगर हमने ये कहा है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है तो ये दूसरी मीटिंग तक की बात थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम आइंदा भी आपके सामने जब आपकी डिमांड्स आएंगे तो हम भी कोई डिमांड नहीं करेंगे।
या हम आपसे कोई तकाजा नहीं करेंगे। जब उन्होंने पूछा जी कि आप बताइए कि आपकी कोई डिमांड है, हमने कहा जी कि आज सरेदास्त हमारे पास कोई डिमांड नहीं है। हमने ये भी नहीं कहा कि आप ये कॉल ऑफ कर दें, जो कॉल दी हुई है आपने सिविल नाफरमानी की। हमने ये भी नहीं कहा कि अपने ट्विटर अकाउंट बंद करें। आप देखिए ना खानज़ादा साहब, मेरा ख्याल है कि हमें इंसाफ करना चाहिए। अगर जो खान साहब का एक ट्वीट आया है परसों, वो ट्वीट अगर इस तरह का, इस अंदाज का वज़ीर आज़म के ऑफिस से जारी हो, या जरदारी साहब जारी कर दें, या बिलावल कर दें, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर दें, उसके क्या असरात होते या क्या रद्द अमल आ रहा होता? पीटीआई क्या रद्द अमल दे रही होती जी कि ये बातें हो रही हैं, नवाज शरीफ ने यह कह दिया। अब खान साहब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की, मिलिट्री इदारों की तौहीन की, और उस वक्त की जब ये प्रोसेस सारा चल रहा है, तो ये चीज़ें भी तो जहन में रखनी चाहिए ना। तो फिर ये जो का मतलब ये नहीं है कि हम मुलाकात, यानी कि जो मुलाकात नहीं हो सकी, आप लोगों की कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी, उसकी वजह वो ट्वीट ही है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं चूँकि बराह रास्त उसकी फैसिलिटेशन से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग थलग करके इसको देखें कि क्या ये ट्वीट ओवरऑल मुज़ाकरात की फ़ज़ा के लिए साजगार है, उसका मुआविन है, या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्या आपने ट्वीट चले, क्योंकि आपने ये भी कह दिया कि हम भी ये दूसरी मीटिंग तक था कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो क्या डिमांड है आपकी? कुछ सोचा है कि आप लोगों की क्या डिमांड्स होंगी जो अगली निश्चित होगी उसमें? देखें, इस वक्त खानज़ादा साहब जो डिमांड्स उनकी तरफ से आ रही हैं वो हैं या तो पर्सन स्पेसिफिक हैं या पार्टी स्पेसिफिक हैं। हमारे जहन में कुछ बातें हैं, हमने इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे से गुफ्तगू की है। देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज कंसर्निंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड विद पाकिस्तान। हम ये भी चाहते हैं कि चलें, और कुछ नहीं तो हम यहाँ से काम शुरू कर दें कि आए दिन ये होता है जी कि ये जलसा हो रहा है, ये जुलूस हो रहा है, ये हंगामा हो रहा है, ये धरना हो रहा है। आए हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि आइंदा कोई भी जमात अगर इस्लामाबाद आएगी, लाहौर जाएगी, पेशावर जाएगी, तो ये तरीक़ाकार, कानून तो मौजूद है, उस पर अमल नहीं हो रहा, लेकिन चले हम आपस में एक बाहमी यादाश्त तैयार कर लेते हैं, मीसाक कर लेते हैं, मीसाक जमहूरियत की, वो भी हो सकता है। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मज़ीद वजाहत की बात कर सकते हैं, चार्टर ऑफ इकानमी की बात कर सकते हैं, और हमारे जो मुतालबात होंगे ऑलमोस्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे। जितनी खबरें सामने, ऑलमोस्ट आप उस तरफ ही जा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब रिहा होते हैं, आपके लोग रिहा होते हैं, तो आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे होंगे, धरने देके डी चौक की तरफ आके ये सारे के सारे काम नहीं कर रहे होंगे। आप उसी तरफ जा रहे हैं जो खबरें आ रही थी कि अब आप ये डिमांड लेकर जा रहे हैं अगले मुज़ाकरात में। ये मैं फिर कहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान साहब जब आएँ तो वो इन हदूद कार के अंदर रहें। हम कहते हैं कि खान साहब के दौर में भी धरने होते रहे, मुजाहरे होते रहे, मौलाना ने बहुत बड़ा यहाँ पे किया, कुछ आदाब, कुछ करीने, कुछ सलीकों पे हम एग्री कर लें मुल्क के लिए। ये नहीं है कि हमें कोई तकलीफ़ होगी उनके धरनों से, वो फाइनल कॉल दे चुके हैं, उससे पहले 9 मई कर चुके हैं, उससे पहले और बहुत से धरने हो चुके हैं। हुकूमत अगर कायम है तो कायम इंशाल्लाह रहेगी, उनके धरनों से कोई डर नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा माहौल तो पैदा मुल्क में होना चाहिए ना। रोज़ ताजर बेचारे रो रहे हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा सकते, मरीज़ घरों में मर रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम एड्रेस करना चाहते हैं। हम अपनी सेफ्टी, अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी सलामती का तकाजा नहीं कर रहे हैं। साहब ये लिख के दे दें इनकी मुज़ाकराती कमेटी, अगर चलें आपका कंसेंसस हो भी जाए, जिसके बड़े रिमोट चांसेस हैं, तो क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब इसकी पासदारी करेंगे? क्यों लगता है आपको कि ये आप कर लें ये, और वो पासदारी हो रही होगी और ये सब नहीं हो रहा होगा जिसका आप कह रहे हैं? जी, ख़दशात तो हैं हमें, क्योंकि माजी के तजुर्बात हमारे ऐसे ही हैं कि पासदारी होने में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन हम फिर भी नेक दिली के साथ अगर एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और बैठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पीटीआई बैठी है, हम लोग बैठे हैं, सारी जमातें बैठी हैं, और वो जमातें बैठी हैं जिनसे वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे, वो उनके सामने बैठे हुए उनसे बात कर रहे हैं। लिहाजा ये पेशरफ्त अगर हो सकती है तो आइंदा के लिए भी हम तवक्को रखते हैं कि जो मुआहदे किए जाएं, जो अंडरस्टैंडिंग हो, उस पर हम लोग कायम रहें। अगर नहीं कायम रहेंगे, या अगर यहाँ से उनकी कमेटी एक बात तय करके जाती है, अंगूठे लगा के जाती है, खान साहब उसको मुस्तरद कर देते हैं, तो फिर अमल नहीं चलेगा। इसी तरह हम अगर एक बात तय करके चले जाते हैं और उस पर अमल नहीं हो पाता, तो उससे भी मसाइल पैदा होंगे। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो फैसिलिटेशन
बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम समाअत जारी है और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज़ में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने वाला फैसला पढ़ने के बाद दलाइल देते हुए कहा कि माजी के केस में तय पा चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह की बुनियाद पर कह दिया गया कि FB अली केस अलग नौइयत का था। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो शहरी थे। फैसले में कहा गया कि जुर्म सरजद होते वक्त रिटायर नहीं थे, इसलिए उनका केस अलग है। इस पर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि देखते हैं कि इस पर हम आपसे इत्तफाक करें या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक सर्विसमैन की है, ये एक सर्विसमैन भी नहीं थे। चलें हम सिर्फ शहरी की इस्तिलाह इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जमाल खान बंदुखेल ने सवाल किया कि ये बताएं कि आर्मी एक्ट में सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है या नहीं, क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आम तासुर इससे मुख्तलिफ है। जैसे जमाल खान बंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आम तासुर को छोड़ दें, ये बताएं कि शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि जब आर्मी एक्ट में आते हैं तो क्या सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं? जस्टिस अली मजहर ने पूछा कि इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपके पास कोई मिसाल है? जजेस के सवालों पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, आगे चलकर इस पर बात करूंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पहले शेड्यूल में भी कोई कानून है जिसको भी आप नहीं छेड़ सकते। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि ये भी अहम है कि मौजूदा कानून लागू होगा। जैसे जमाल खान बंदुखेल ने सवाल किया कि हमारे बहुत जवान शहीद होते हैं, क्या हमलावरों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सवाल ये है कि शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस केस में हम ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। इस पर जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि सवाल यह है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान पर ट्रायल के लिए था। कि तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है जैसा APS सानहे में किया गया था। पाकिस्तान का आइन मुअत्तिल नहीं है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि बुनियादी हुकूक बरकरार रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जैसे जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, हमें शहदा का एहसास है। सवाल यह है कि शहदा के मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? कौन से केसेस हैं जो आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे? इस मरहले पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहिब, लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं, हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर तो शहरियों का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। हम किसी और नतीजे पर पहुंचें तो तय करना होगा कि किन सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है, हमें इस तरमीम की रोशनी में बताएं। कल जस्टिस जमाल बंदुखेल ने फौजी चौकी की मिसाल देकर सवाल इसीलिए पूछा था। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है कि कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को ये अख्तियार और जिम्मेदारी देता है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। समात के इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाजी रोस्टरम पर आए, जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी रोस्टरम पर आए थे और कहा था कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। फौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले 22 मुजरिमान के साथ जेल मैनुअल के तहत सलूक नहीं किया जा रहा। इस पर अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिमान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली थी, जो आज अदालत में पेश कर दी गई। और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि बाहर भी निकलने देंगे और तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट में 9 मई के 28 मुजरिमान से मुताल्लिक तफसीलात देते हुए कहा गया है कि मुजरिमान को 21 और 26 दिसंबर को जेल में जुर्म साबित होने के बाद कैद किया गया। 28 में से 8 मुजरिमान से सज़ा के बाद एक बार अहले खाना की मुलाकात हुई। हसन नियाज़ी समेत 15 मुजरिमान की सज़ा के बाद 2 बार अहले खाना से मुलाकात हुई। दीगर मुजरिमान की सज़ा के बाद 3 बार अहले खाना से मुलाकात हुई। मुजरिम मोहम्मद बिलावल को 2 जनवरी को सज़ा माफ़ी की बुनियाद पर जेल से रिहा किया गया। जेल में दाखिल करते वक्त मुजरिमान का तिब्बी मुआयना कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर शुदा मयारी और गर्म खुराक कैदियों को दिन में 3 बार दी जाती है। कैदियों को कंबल और कॉटन के गद्दे दिए जाते हैं। टूथब्रश, टूथपेस्ट
टूथपेस्ट, साबुन, बाथटब, तौलिया और तेल भी दिया जाता है। कैदियों को जुमे के दिन अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त है। बगैर किसी रोक टोक के अहल खाना से मुलाकात कराई जाती है। अहल खाना कैदियों को घर का खाना और फल भी देते हैं। तमाम 27 कैदियों ने अहल खाना से मुलाकात की सहूलत ली है। जेल के बाहर मौजूद यूटिलिटी स्टोर से कैदी अपनी मर्जी का खाना भी पैक करा सकते हैं। कैदियों के तिब्बी मुआयने के लिए तिब्बी माहिर हर वक्त मैसर होते हैं। रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। इस हवाले से बात करेंगे हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपने ज़ाहिर नुक्ता कल उठाया और आपने अदालत के सामने बताया, सहूलियात के हवाले से भी, मुलाकात के हवाले से भी तमाम बातें रखी। आज पंजाब हुकूमत का जवाब भी सामने आया, आपके क्या तासुरात हैं इस हवाले से? ख्वाजा साहब, बिल्कुल ही एक फ्रिवलेस सा जवाब है। मैं उसको उर्दू में तर्जमा करूँ तो सख्त हो जाएगा। लागू किस्म का जवाब है। मतलब जो बातें की हैं तो ये गैरिजन में उनको इनसे कौन सी बात थी जो उनको जो फैसिलिटी उनको अवेलेबल नहीं थी। गैरिजन में हम उनको हर हफ्ते मुलाकात करते थे। ठीक है, कभी कभी डिनाई कर देते थे, यहाँ भी कर सकते हैं जिन कंडीशंस के अंदर मुलाकातें कराई गई हैं। गैरिजन में भी कहा गया था कि उसको सिर्फ 4 बंदे मिल सकते हैं, एक उसकी बहन, एक उसकी वालदा, एक उसका वालिद, एक उसकी बीवी। एक बहन चूँकि पाकिस्तान में नहीं है तो 4 बंदे मिल सकते, ब्लड रिलेशन। उसका जो ब्रदर लॉ है, जो मेरा भतीजा भी है, मेरा उसका फर्स्ट कज़न भी है, उनके 3 बच्चे जो हैं, उन तक तो उन्होंने डिनाई किया रखा। यही हाल यहाँ पे है। उन्होंने कहा जी आप ब्लड रिलेशन कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह जी कि जो कंडीशन है ख्वाजा साहब, असल में चक्कर यह है कि जेल के अंदर सब जेल है, वहाँ पे एक पता नहीं बताया गया कि हाई सिक्योरिटी जोन 1 है, जिसके अंदर लश्कर तैयबा के और TLP के और इस तरह के कैदी हैं जिनके हो सकता है कि अभी ट्रायल हो रहे हों और उन कंडीशन में रखा जा रहा हो। अब जबकि आपने उनको 10 साल की सज़ा दे दी तो आप उसको जेल के हवाले कर दें, जेल जाने और रो जाने। अब मैं चूँकि आपको पता है कि ये पता नहीं वो मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मैं हर लेवल के बंदे से इन कॉन्टेक्ट हूँ, मैं लोगों के साथ राब्ते हुई। मैं इससे पहले जो मुतलका लोग थे और जो टॉप के लोग थे, नंबर 1 थे, हर तरह के, जो उधर से भी इधर से सबसे मिला हूँ। और वो मुझे ज़ाहिर है कि दिलासे भी देते हैं और कहते हैं जी कि आप जो है 2, 4, 5 हफ्ते रहने थे। मुझे समझ नहीं आई कि उनको 2 बैरक से बंद कर दिया गया है। ये हकीकत है कि गैरिजन के अंदर इनके हालात इससे बेहतर थे। वहाँ उनको आधा पौना घंटे की एक छोटी बहुत वॉक भी करने की दी जाती थी और अमलन और फिजिकल रिमांड की तरह एक हवालात में एक छोटे कमरे बंद थे। अब एग्जैक्टली यहाँ पे 2 कमरों के अंदर, बड़े और छोटे मुझे उसका नहीं पता, उनके अंदर एक कॉरिडोर बना हुआ है जहाँ पे 14 एक तरफ थे, 14 दूसरी तरफ, शायद उनमें से 2 को रिहा कर दिया गया है। और उसके बाद वहाँ पे वो कहते हैं जी ना तलावत हो सकती है, ना इस तरीके से कोई आप कोई किताब पढ़ सकते हैं। उनको ज़ाहिर बंदे चढ़े हुए हैं, ये इतना शोर हो गया और वो सारा कि उसको खोलते नहीं है। उनको जेल में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। 4000 कैदी हैं कोटलकबा जेल में। 4000 कैदियों के पास ये जो जेल रूल्स के मुताबिक सुबह उनको छोड़ दिया जाता है और शाम को जो है रात को उनको बंद कर दिया जाता है। अब ना तो ये जेल के अंदर सब जेल करार दे के उन्होंने ऐसा बता दिया, तासुर दिया। मुझे तकलीफ ये होती है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और वो लोग जो है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों के राइट कि जो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है। सब ये तो यानी कि जो आज कहा गया, आज एक बात आखिरी जी मुकम्मल कीजिए। जी मैं सवाल कर लेता हूँ कि जो ये जो फिर अदालत में आज कहा गया कि मैनुअल के मुताबिक सहूलियात हैं वो नहीं मिल रही हैं, जो बातें तफसील बताई गई वो बिल्कुल भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं यही बात करने लगा था कि मुझे हंसी आई कि आप तो खैर बहुत जो है आज की पैदावार, आपको क्या पता है कि 61, 65 की जो है सूरज पोस्ट वॉर का भी मुझे जेहन में है और 71 का तो बहुत अच्छी तरह नक्श है। यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से जो इंडियन कैदी होते थे उनकी जो है बयानात होते थे, उधर से इंडियन रेडियो से पाकिस्तानी कैदी। हमें जी 7 दिन गर्म रोटी दी जाती है, हफ्ते में 1 दिन हलवा दिया जाता है। ये तो उनकी आज रिपोर्ट आई है। मैं तो मैंने आज कोर्ट को बताया जी कि गैरिजन के अंदर यही सहूलतें उनको थी। जो असल चीज़ है कि उनके पास पाबंदी है, उनके पास ना उनको अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, उनके बिजनेसेस हैं। जेल मैनुअल कहते हैं कि वो अपने बिजनेस के लिए अपने स्टाफ से कंसल्ट कर सकेंगे, उनको राय दे सकेंगे। वहाँ पे जी जिस जगह मिलवाया जाता है, अंदर एक बैरक है, आगे वो विंडोज बनी हुई हैं और खुला सारा मामला है। एक कैदी अंदर खड़ा है और उसके 5-7 लवाहिकीन बाहर खड़े हैं।
कोई 700-800 बंदा शोर हो गया, कोई कानून सुनाई बात ही सुनाई देती, कोई कंडीशन है मिलने की। हकीकत यह है कि गैरिजन में अकेला मिलवाया जाता था, आधा घंटा, पहले 20 मिनट 15 मिनट मिलवाते थे, आखिरी 2-3 महीनों में आधा घंटा कर दिया गया था। लेकिन मुझे तो चाहिए नहीं, हम तो कही कि जो जेल मैनुअल कहते हैं उसके मुताबिक रहने थे। जैसे मुझे भी बताएगा कि आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ज़ाहिर हसन याजी को बहुत सख्त सजा दी गई 10 साल की, बतौर फैमिली आपके लिए एक मुश्किल वक्त है। आज मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया और जो वाकया था पतलून के हवाले से उसकी बात करके वैसे तो हमदर्दी का इजहार कर रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि 10 साल की जो कैद हुई है उसको जस्टिफाई भी कर रही थी। इस पर क्या तासुरात है आपके? देखिए शाहदेव साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ मरियम नवाज साहिबा का। एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, एक बड़े क्लीशे है, एडेज है कि सियासत में दिल नहीं होता। तो जब ये बात की तो मुझे लगा कि सियासत की आंख में हया भी नहीं होती। मैं 7-8 साल जो करता रहा, मेरा अपना नैरेटिव था। अब उसके बाद इन्होंने जो बात की बिल्कुल सरियत झूठ है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो लोग जिन्ना हाउस के अंदर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने उकसाया है, जिन्होंने भड़काया है, मैं मिलिट्री कोर्ट्स की एज ए डेमोक्रेट, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट मैं कभी हमायत नहीं करूँगा। लेकिन उनको ATC में करार वाकई सजा दें, 14 साल 10 साल 20 साल, जो भी कानून कहता है। जिन्होंने जो कुछ फौजी तनसीबात पर हमला किया, हसन न्याजी साहब के लिए मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये क्लिप जो है जिन्होंने बनाया था और ये तासुर दिया था और पूरा नैरेटिव फैलाया कि उन्होंने पतलून उठाई हुई है, अब उस तकरीर के अंदर अगर इसने उकसाया है, भड़काया है, या पतलून उठाई है, या पतलून को कहीं से हाथ लगाया, कोई नामालूम पीछे से, पता नहीं कौन नामालूम था, तकरीर के दौरान यंग आदमी है जो शीला किने का ये हसन साहब तक पतलून पीछे से उठाई जा रही है। आप वो क्लिप अभी दिखा रहे होंगे शायद। अब उसमें यह है कि जो है ना, उन्होंने कमेंट दिया कि उनकी भाई साहब की जो वेस्ट है वो 50 इंच है, जो बड़ा ही डिस्पेकेबल, बड़ा मुझे बहुत तकलीफ हुई कि एक पढ़ा लिखा आदमी LLM में बैरिस्टर है, वो इस तरह का कमेंट दे। लेकिन और इसके अलावा अगर इसमें जो सजा होते, आप इंसाफ दे। रियासत जब झूठ बोल के लोगों को सजाएं दिलवाएगी, मेरा ख्याल है कि उस रियासत में बड़ा कड़ा वक्त आ जाता है। और फिर मकसद क्या होगा? ये होगा कि जी तहरीक इंसाफ के लिए जब ये खबर चलेगी कि इमरान खान का भांजा, तो उसके लिहाज से पता नहीं वहाँ पर टेरराइज हो जाएंगे। 2.5 साल में शाहदेव साहब, जनवरी से 2021 से लेकर आज जनवरी 2024 है, 3 साल में एक सियासत के अंदर जो अपनी साख, अपनी सारी मकबूलियत उसकी ज़मीन बोस हो चुकी थी, आज वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को अपनी गिरफ्त में लेके फिर रहे। क्या उसने कश्मीर आज़ाद करवाया है? क्या बुज़दार ने तारीखी हुकूमत की है? क्या उसने अपने 2018 के वादे पूरे किए? जाहिर है कि जो लोग इमरान खान साहब प्रोजेक्ट को 3 साल हैंडल कर रहे थे, उन्होंने मिस हैंडल किया है। उन्होंने इमरान खान साहब के अंदर मुर्दे में जान डाली उसकी सियासत के, और वो आजकल दंदनाता फिर है। बाकी जो है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जो मुझे तकलीफ हुई है कि उसके साथ जो है हमारे जो सियासत के जो लोग हैं, जैसे मरियम नवाज साहिबा, मुझे हकीकत उम्मीद नहीं है, लेकिन इंसान को जिनसे कुछ ताल्लुक हो उनसे तकलीफ पहुंचती है। अब मैं खुद इसी बात का जो है, मेरा प्रोफेशन है बातें करना या आर्गूमेंट देना, ये कि हमदर्दी मेरे साथ करना और उसके बाद कहना कि जी वो उसने ये पतलून उठाई और पूरा किस्सा नरेट करना। तो अगर ये किस्सा गलत है तो मेरा ख्याल है क्या मरियम बीबी माफ़ी मांगेंगी या इसके कहेंगी मैं अल्फाज वापस लेती हूँ? यकीनन नहीं। अब आप देख लें कि एक साफ चीज़ है, दिन दाड़े, और वो पहुंचे भी रात को है ये, और ये तकलीफ भी रात के। वाक़या तो हुए 3-4 पे ख़त्म हो गया था। मैं कुछ सफाई नहीं दे रहा हूँ, अदालत के अंदर हम इंशाअल्लाह अपील भी करेंगे और देखेंगे इंसाफ मिले ना मिले। मुझे अफसोस होता अगर मेरा बेटा जो है किसी ऐसी एक्टिविटी में जो मेरे लिए बायस शर्म होती और मेरी बायस तज़हीक होती कि इस तरह का बंदा जो है अगर ये काम करता, और कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी तनसीबात पे जो ग्रूसम एक क्राइम है वो ये करता। मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। सदारती इंतखाब में गैर मामूली कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं और इस सिलसिले में इक़्तिदार की मुंतकली का अमल भी जारी है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की कामयाबी की तस्दीक भी कर दी है और 20 जनवरी को ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, लेकिन हल्फ बर्दारी से सिर्फ 10 दिन पहले यानी 10 जनवरी को उन्हें हश मनी केस में सजा सुनाई जाएगी।
दूसरी तरफ ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि बाइडेन इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुश्किल बना रही है। कल फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडेन की जानिब से अमेरिका के समुद्री इलाके में गैस और तेल की ऑफशोर ड्रिलिंग पर लगाई गई मुस्तकिल पाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बाइडेन इंतजामिया कहती है कि हम इक़्तिदार की हमवार मुंतकली करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें करते हैं। ये सब बातों का खेल है। We have oil and gas more than anybody in the world, and we're going to have more of it too. But they took away 625 million acres of offshore drilling. Nobody else does that. And they think they have it, but we'll put it back. I'm going to put it back on day one. I'm going to have it revoked on day one. We'll go immediately if we need to. I don't think we should have to go to the courts, but if we do have to go to the courts, you know, they try to be sneaky. Remember, this is a man that said he wants the transition to be smooth. So that's what we're up against. So they say we're going to have a smooth transition. All they do is talk. It's all talk. Everything they do is talk. We're going to have a smooth transition, and then they take 625 million acres and they essentially landmark it so you can't ever drill there again. Well, we're going to be drilling soon. We're going to be opening up Anwar. We're going to be doing all sorts of things that nobody ever thought was even possible. जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और पीर को रेडियो प्रोग्राम में बात करते हुए भी ट्रंप ने इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि बाइडेन इक़्तिदार की मुंतकली की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम इक़्तिदार की मुंतकली को हमवार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो असल में इसे मुश्किल बना रहे हैं और बाइडेन इक़्तिदार की मुंतकली के रास्ते में रुकावट डालने के लिए हर वो चीज़ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। Do everything they can to make it as difficult as possible. You know, they talk about a transition. They're always saying, oh, no, we want to have a smooth transition from party to party, from, you know, of government. Well, they're making it really difficult. They're throwing everything they can in the way. जबकि बाइडेन इंतजामिया मुसलसल ये दावा कर रही है कि वो हमवार तरीके से इक़्तिदार को मुंतकिल कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब बाइडेन इंतजामिया पर इक़्तिदार की मुंतकली में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर 2021 में बाइडेन को इक़्तिदार मुंतकिल करने के वक्त ट्रंप ने नताइज मानने से इनकार कर दिया था और अपने नायब सदर को बाइडेन के इलेक्शन में कामयाबी की तस्दीक से ही रोकने की कोशिश की थी, जबकि इस अमल के दौरान उनके हामियों की एक बड़ी तादाद ने अमरीकी कांग्रेस पर चढ़ाई भी की थी। इस सारी सूरत हाल में अब ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसकी तैयारियां जारी हैं। मगर हल्फ उठाने से सिर्फ चंद दिन पहले ही ट्रंप को एक गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी को न्यूयॉर्क की रियासती अदालत के जज जस्टिस जॉन मर्चन ने हश मनी केस में ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए 10 जनवरी को सज़ा सुनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने पीर को दोबारा अपील की कि अदालत 10 जनवरी को सज़ा ना सुनाए, मगर वो अपील भी मुस्तरद हो गई। जबकि मंगल को न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने भी ट्रंप की सज़ा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद आज ट्रंप ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सज़ा सुनाने की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दे दी है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने मंगल को डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस में 10 जनवरी को सज़ा सुनाने से रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इससे पहले पीर को जस्टिस जॉन मर्चन ने ट्रंप के वकला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसमें उन्होंने सज़ा के अमल को मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी ताकि वो जज के पिछले 2 फैसलों पर अपील कर सकें। एपलेट कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आज ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो न्यूयॉर्क की रियासती अदालत को सज़ा सुनाने से रोके। इस हवाले से दायर दरख्वास्त में ट्रंप के वकला ने अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत से इस्तदा की है कि वो फौरी तौर पर इस मुकदमे में स्टे ऑर्डर जारी करे, क्योंकि वो सदारती इस्तिस्ना के सवालात को हल करने के लिए अपील करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त इंतहाई गैर मामूली है और ये उनके लिए एक मुश्किल जंग होगी, क्योंकि उनका केस अभी तक न्यूयॉर्क की अदालतों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, और अगर ट्रंप को यहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता तो 2 दिन बाद 10 जनवरी को उन्हें हश मनी केस में बाकायदा सज़ा सुना दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ट्रंप को अपनी हल्फ बर्दारी से सिर्फ 10 दिन पहले अदालत में पेश होना पड़ेगा, जो अमरीकी तारीख में एक गैर मामूली सूरत हाल होगी। ट्रंप से पहले किसी भी अमरीकी सदर को मुजरिमाना इल्ज़ामात या सज़ा का सामना नहीं करना पड़ा था। जुमे को जस्टिस जॉन मर्चन की जानिब से हश मनी केस में सज़ा सुनाने की तारीख का हुक्म सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें मुकदमे की कार्रवाई से हटाने का मुतालबा किया था। इस हवाले से उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ये नाजायज़ सियासी हमला धांधली के सिवा और कुछ नहीं है। जस्टिस मर्चन, जो कि इंतहाई जानिबदार हैं, उन्होंने एक और हुक्म जारी किया है जो गैर कानूनी और हमारे आइन के खिलाफ है, और अगर इस पर अमल दरामद होने दिया गया तो इससे उस सदारत का खात्मा हो जाएगा जिसे हम जानते हैं।
जस्टिस मर्चेंट की नज़र में आइन की इतनी कम इज्जत है कि वो मुसलसल मेरे खिलाफ यानी आपके सदर के खिलाफ एक गैर कानूनी हुक्म बरकरार रखे हुए हैं ताकि मैं उनके और उनके ख़ानदान की नाअहली और गैर कानूनी मफादात को बेनकाब न कर सकूँ। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी एक और पोस्ट में लिखा है कि मैंने कभी भी झूठे कारोबारी रिकॉर्ड्स नहीं बनाए। ये एक जाली मन घड़त इल्ज़ाम है जो एक करप्ट जज ने लगाया है, जो सिर्फ बाइडेन के महकमा इंसाफ का काम कर रहा है, जो अपने सियासी मुखालिफ यानी मुझ पर हमला कर रहा है। जज ने एक ऐसा केस बनाया जो बनता ही नहीं था। ये शख्स रियासत न्यूयॉर्क की तारीख का मुतनाज़ तरीन जज हो सकता है। इस जज को निकाल देना चाहिए। ट्रंप जज के इस फैसले पर शदीद बरहम है। तहम इस हुक्म पर अमल दरामद के बाद वो पहले अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं जो सज़ा याफ्ता होंगे। तहम जज ने इस केस को गैर मशरूत तौर पर डिस्चार्ज करने का इंदिया भी दिया है, लेकिन ट्रंप की कन्विक्शन बरकरार रहेगी। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ट्रंप की जानिब से फैसले को मुस्तरद करने और मुकदमे को सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर खारिज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस जॉन मर्चेंट ने कहा है कि इस मामले का हतमी फैसला ही इंसाफ के मुफाद में होगा। जबकि जज ने अपने तहरीरी फैसले में ये इंदिया दिया है कि वो साबिक और नौ मुंतखब सदर को एक गैर मशरूत रिहाई की सज़ा देंगे, जिसमें सज़ा कायम रहती है लेकिन मुकदमा बगैर जेल की सज़ा, जुर्माने या प्रोबेशन के खारिज कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि मई 2024 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने सदर ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिया था और ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्ज़ामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया था। इस केस में ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डेनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ज्यूरी के इस फैसले के नतीजे में 78 साल ट्रंप को जुर्माने या प्रोबेशन से लेकर 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना था और उनकी सज़ा का तयन करने के लिए इब्तिदा में 11 जुलाई को समाअत होनी थी, लेकिन ट्रंप के वकला की दरख्वास्त पर इसे 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। फिर 5 नवंबर को ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जज ने सज़ा का फैसला दोबारा मुलतवी कर दिया ताकि दोनों तरफ के वकला केस के मुस्तकबिल पर अपनी राय दे सकें। इस दौरान ट्रंप के वकला ने जज से दरख्वास्त की कि केस को खारिज कर दिया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये आइन में खलल डालेगा और आइंदा सदर के मुल्क चलाने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने भी तस्लीम किया कि ट्रंप की आने वाली सदारत के लिए उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सज़ा कायम रहनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिनमें ट्रंप की सदारत के दौरान केस को रोक देना या उन्हें बगैर जेल की सज़ा देने की ज़मानत फराहम करना शामिल था। जबकि उन्होंने केस को बंद करने की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन जज मर्चेंट ने फैसला दिया कि ट्रंप नौ मुंतखब सदर हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हैसियत उन्हें एक बाज़ाब्ता सदर की तरह इस्तिस्ना नहीं देती, इसलिए फैसले को एक तरफ रखना या मुकदमे को खारिज करना एक इंतहाई कदम होगा और इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी। जबकि 5 नवंबर को सदारती इंतखाब से पहले ट्रंप के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बुनियाद पर उनकी सज़ा को मनसूख करने की कोशिश भी की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सदूर को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इस्तिस्ना फराहम किया था। अदालत में ट्रंप के वकला का दावा था कि ज्यूरी को कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से महफूज रहना चाहिए था, लेकिन अदालत ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया था। इस केस के अलावा भी ट्रंप को 3 दीगर मुकदमात का सामना है। पहला मुकदमा 2020 के इलेक्शन के बाद कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक है। दूसरे मुकदमे में 2020 के सदारती इंतखाबात में रियासत जॉर्जिया में उन पर अपनी शिकस्त को तब्दील करने का इल्ज़ाम है, जबकि तीसरे मुकदमे में उन पर सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। लेकिन ट्रंप की इलेक्शन में कामयाबी के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ ने 25 नवंबर को ऐलान किया था कि हम उनके जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज तब्दील करने के मुकदमे और खुफिया दस्तावेजात के मुकदमे को ख़त्म कर रहे हैं। ताहम ट्रंप के मुलाजमीन के खिलाफ ये केसेस बरकरार रहेंगे। वाज़ेह रहे कि ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि जब वो दोबारा ओहदा संभालेंगे तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ को बरतरफ कर देंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।